बस अब बोर्ड पे और बिल्कुल चुपचाप सुनते रहो, 15 से 20 मिनट में खत्म करा दूंगा पूरा वेंट ऑफ फैक्टर माजरा है क्या। चलो सुनो, अब बात बड़ी सिंपल सी है, ये पानी है, इस पानी के अंदर मैंने क्या करा, ग्लूकोज डाला, एक बार मैंने क्या करा, NaCl डाला, लेकिन मैंने ध्यान रखा कि दोनों के नंबर्स मैंने बराबर डाले, 100 ही ग्लूकोज के पार्टिकल डाले, 100 ही NaCl के पार्टिकल डाले। ये तो ऑब्वियस है कि सॉल्यूट आया है तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन तो आएगा, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो पार्टिकल्स को वेपराइज होने से रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो जो चीजें 100 पे बॉयल हो जा रही थी वो 100 पे ना होकर 102 103 पे बॉयल हो रही है। एक बात तो पक्की है कि एलिवेशन तो आएगा। अच्छा, एलिवेशन का तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? तो एलिवेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू में क्या, केबी, और एम माने यहां पर मोलैलिटी होता है। क्या होता है बोलो? मैं ओपन करके इसको लिख सकता हूं, लेकिन मैंने क्या पाया ना, थोड़ा ध्यान से देखना सुधांशु इधर, मैंने ये पाया कि देखिए अगर मैं फॉर्मूले पे जाता हूं तो फॉर्मूला ये कहता है कि के बी यहां पर आपको आता है। अच्छा, मोलैलिटी को तुम लोग ये भी जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बोलो क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज योर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। गेट माय पॉइंट और नॉट? यही तो होता है ना, बताओ एलिवेशन, तो मेरी बात को समझना, यही तो होता है ना एलिवेशन, ध्यान देना। अब इस एलिवेशन के अंदर आप लोग मुझे बताओ जरा, दोनों केसेस में वाटर है तो वाटर का केबी बोलो क्या होएगा, सेम। दोनों केसेस में केबी सेम होएगा बिकॉज पानी है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है केबी जो होता है। ऊपर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स कितने हैं, दोनों में पार्टिकल की संख्या सेम है तो ये भी सेम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी सेम है। एक्चुअली जब सब कुछ सेम है तो एलिवेशन सेम आना चाहिए, एलिवेशन। बट वेंट ऑफ एक चीज पाते हैं कि इस केस में जो एलिवेशन उनको देखने को मिलता है, इस केस में जो एलिवेशन उनको देखने को मिलता है वो मिलता है मान लीजिए कि 3 डिग्री सेल्सियस का। तो इस केस में जब उन्होंने एलिवेशन को ऑब्जर्व किया तो वो मिला 6 डिग्री सेल्सियस का। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इस केस में जब उन्होंने पानी के अंदर 100 ग्लूकोज के पार्टिकल डाले तो उनको 3 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन मिला, तो वही 100 पार्टिकल जब NaCl के डाले तो उनको 6 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन मिला, मतलब दुगना एलिवेशन मिला। कितना बोलो? अब इसके पीछे का लॉजिक को समझने गए तो उनको बात समझ में आई, और वहीं से मैं आपको फिर वेंट ऑफ फैक्टर को डायरेक्टली बताऊंगा करना क्या है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले तो लॉजिक क्या है इसके पीछे का, रीजन क्या है। देखिए जो ग्लूकोज होता है ना, ये हमारा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है बोलो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीजें होती हैं which does not dissociate into its constituent ions। बच्चों बोर्ड पे, और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसी चीजें होती हैं? which dissociate into its constituent ions। अपनी जिनसे बने होते हैं ना उसमें टूट जाते हैं बच्चों। अब पूरी एक बात सुनो यार, तुमने 100 ये डाले 100 ये डाले, कैलकुलेशन साफ कह रही है कि भैया जब नंबर ऑफ मोल सेम है, मास ऑफ सॉल्वेंट सेम है, केबी सेम है, तो एलिवेशन सेम आना चाहिए, बट एलिवेशन अलग आ रहा है दोनों में। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा, ये 103 पे बॉइल हुआ, मतलब 100 के बाद 103 पे बॉइल हुआ, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन है, और ये 100 के बाद 106 पे बॉइल हुआ, मतलब 6 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये बात हम समझने गए तो हमें पता लगा कि एक्चुअली सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है। एक सेकंड, पानी किसी के पास? सॉल्यूट, अरे ठीक है, मतलब कि एलिवेशन एक बात पर और निर्भर करता है जिस बारे में वेंट ऑफ ने बाद में सोचा कि सॉल्यूट अंदर जाके कहीं ऐसा तो नहीं है जो डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। मतलब क्या कि जैसे तुमने ग्लूकोज के 100 पार्टिकल भेजे, ये तो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या है बोलो? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होता, सो जाते हैं तो अंदर सो ही रहते हैं, सो जाते हैं तो अंदर, अगर अंदर गए 100 पार्टिकल तो अंदर भी वो सो ही रहे बिकॉज वो डिसोसिएट नहीं होते। बट आप भूलिए मत, NaCl के साथ क्या कहानी है ना, जब वो अंदर जाएगा ना, अंदर जाएगा तो वो टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तुम मुझे बताओ, तुमने अंदर कितने पार्टिकल भेजे थे? 100, अंदर जाके वो बन गया Na प्लस और Cl माइनस, मतलब कितने बन गए? तो मुझे बताओ, डाले इसमें भी 100 पार्टिकल थे, डाले इसमें भी 100 पार्टिकल थे, बट अंदर इसमें 100 का ही काम हो रहा है और यहां पर कितने रुकावट पैदा कर रहे हैं? 200। कार्तिक नहीं आया समझ में यार? ये तुम्हारे नॉन बातें नहीं यार, मना कर रहे ना। यहां पर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 100 पार्टिकल्स है, 100 के 100 रहेंगे अंदर, ये 100 डाले हैं, अंदर जाके बोलो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे, बिकॉज ये डिसोसिएट होता है अपने आयंस के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि इसमें 100 पार्टिकल रुकावट पैदा कर रहे हैं और इसमें कितने पार्टिकल रुकावट पैदा कर रहे हैं? 200। तो इस केस में जो एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, या जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो थोड़ा और लेट आएगा। नहीं आ रहा समझ में ये वाली चीज? तो हमने ये बात पाई कि कौन अंदर जाके डिसोसिएट हो रहा है और कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है,
ये भी डिसाइड करेगा कि भैया कितने का एलिवेशन आने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इसी के बगल में एक और सॉल्यूशन रख दूं और मैं ये बोलूं बच्चों कि ये पानी है, वही 5 kg पानी है, बातें नहीं, ये वही 5 kg पानी। एक बार आपको बस समझना है चीजों को, एक बार क्लिक करेगी ना उसके बाद तो भैया फॉर्मूला काम करता है, उसके बाद बस कुछ नहीं करना। उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान देना है, ध्यान देना, यहां पर मैंने इसके अंदर क्या डाला, वही इस बार 100 पार्टिकल डाले MgCl2 के, लेकिन मैंने पाया कि जो MgCl2 होता है ना, वो जब अंदर जाता है सॉल्यूशन के तो टूटता है Mg2+ और Cl- आयन, क्योंकि देखो जो नंबर इसके नीचे उसकी वैलेंसी है और जो इसके नीचे उसकी वैलेंसी है, तो 2 इसके ऊपर है, 1 उसके ऊपर है, लेकिन 2 है, तो एक MgCl2 अंदर जाके स्प्लिट होता है 3 पार्टिकल्स में। तो 100 जब अंदर गए होंगे तो कितने बन गए होंगे? तो भाई भले ही तीनों में आपने 100 पार्टिकल्स डाले थे, लेकिन इसमें अंदर जाके 100 का काम हुआ, इसमें अंदर जाके 200 बन गए और इसमें अंदर जाके 300। तो जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल है उस केस में रुकावट भी सबसे ज्यादा है, उस केस में एलिवेशन भी सबसे ज्यादा होगा। और इस केस का जो एलिवेशन मुझे मिला वो लगभग 9 डिग्री सेल्सियस मिला। इसका मतलब इन्होंने कहा कि फॉर्मूले में अभी एक कमी रह गई है, फॉर्मूले में एक कमी रह गई है, इसमें वेंट ऑफ फैक्टर की एंट्री देना जरूरी है। और इन्होंने यहां पर सभी फॉर्मूलों में एक चीज डाल दी, आई। इस आई को बोला गया बच्चों क्या? वेंट ऑफ फैक्टर। और इन्होंने कहा कि जब भी कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जब भी बोलो क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सुन लीजिए अच्छे से चीजों को, कोई भी अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सीधा कह रहा है आई को 1 ले लो। आई को क्या ले लो? क्योंकि वो 100 के 100 रहते हैं, मतलब किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता, जितने डालते उतने पार्टिकल्स रहते हैं। बट आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो टूटेगा, जैसे NaCl जैसा टूटा, तो NaCl जैसा 2 में टूटेगा, तो 100 है तो कितने दिखेंगे अंदर जाके? 200। तो कितने बड़ा एलिवेशन का डिफरेंस ला देंगे? दुगने का डिफरेंस ला देंगे। अगर पहले 3 का एलिवेशन देखने को मिलता तो अब कितने का मिलेगा? 6 का एलिवेशन देखने को मिलेगा, पार्टिकल संख्या दुगनी हो चुकी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे सारा खेल एलिवेशन का किस बात के ऊपर निर्भर था? कितने पार्टिकल्स उसको वेपराइज होने से रोक रहे हैं। खुशी नहीं आ रही बात समझ में? है कि नहीं? इसमें तुम्हारा 1 जा रहा है 3 हो जा रहा है, मतलब 100 जा रहा है 300 हो जा रहा है। 3 गुना डिफरेंस ला देंगे एलिवेशन के अंदर, क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या एकदम अंदर जाते के साथ ही कितनी गुना बढ़ जाएगी? 3 गुना। तो मैंने कहा भैया इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर 2 याद कर लो, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर 3 याद कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही मैं वेंट ऑफ फैक्टर को 2 रखूंगा दुगना बड़ा एलिवेशन आ जाएगा जितना मैं सोच रहा था। अरे मैं कितना सोच रहा था? मैं इतना सोच रहा था। जैसे ही आई को 2 रखूंगा दुगना बड़ा एलिवेशन आ जाएगा, आई को 3 रखूंगा 3 गुना बड़ा एलिवेशन आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी कोई चीज अंदर जाके डिसोसिएट होगी तो पक्का उसके पार्टिकल्स की संख्या 100 से बढ़कर 200, 300, 400 ऐसे हो जाएगी। और जो एलिवेशन आने वाला था वो कंपैरेटिवली दुगना, तिगना या चौगुना कंपैरेटिव एलिवेशन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आई की वैल्यू इस अकॉर्डिंग चूज करनी होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं बच्चों कंप्लीट डेसिशन। ये होता है सारा का सारा तब जब होता है कंप्लीट डेसिशन। इन केस ऑफ कंप्लीट डेसोसिएशन, इसको कंप्लीट डेसिशन को बोलते हैं कि भैया इधर ना अल्फा 100% है, बातें नहीं मैं बताऊंगा, ये देख लो, इधर बोलते हैं अल्फा 100% है, या बोलते हैं कंप्लीटली डेसोसिएट हुआ है। कंप्लीटली डेसोसिएट का मतलब होता है तुमने 100 डाले थे, 100 के 100 टूट गए, 200 हो गए भाई। 100 के 200 मतलब दुगने पार्टिकल बढ़ गए, मतलब दुगना बड़ा एलिवेशन आने वाला है। नहीं आई बात समझ में? लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन में अब एक ट्विस्ट करने वाला है, वो क्या बोलेगा? फॉर अल्फा 90%, दैट इज इफ इलेक्ट्रोलाइट dissociate only 90%, dissociate only 90%, 80%, 75%, 60%, कुछ भी बोल सकता है। इतने प्रतिशत का डेसोसिएशन हुआ है, मतलब पूरा नहीं टूटा, कुछ अनडेसोसिएटेड रह गया और कुछ टूट गया। समझ रहे बात को? 90% डेसोसिएशन मान लेते, किसका मान लेते? इफ अल्फा इज 90%, मैं लिख देता हूं, इफ अल्फा इज 90% फॉर NaCl, that is NaCl is only dissociated 90%। इसका मतलब पूरी तरीके से नहीं टूटा है। तो भाई वैसे तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, लेकिन एक बार इसको भी मैं करवा देता हूं तुम लोगों को कि 90% टूटे तो क्या होगा। तुम कैलकुलेशन करना, 100 NaCl भेजे, 100 NaCl भेजे, हाँ भाई, अगर 90% टूटे तो बताओ कितने Na+ बने? आशीष 90+, 90 Cl- बने। और क्योंकि 90% ही टूटे तो 90 ही टूटे ना, 10 तो ऐसे ही रह गए, 10 तो ऐसे ही रह गए। तो इस बार मैं कहूंगा मेरे पार्टिकल 100 ना 200 नहीं बने, 100 जो है वो 200 नहीं बने। इस बार 100 पार्टिकल ना 90 और 90 180 और 10 190, मतलब 100 पार्टिकल अंदर जाके 190 बने। समझो, हंसो मत, यहां पर ध्यान दो। 100 पार्टिकल अंदर जाके 190 बने। इसका मतलब सर पार्टिकल्स की संख्या दुगनी नहीं हुई, 1.9 टाइम्स हुई। कितनी बोलो? अगर पार्टिकल्स की संख्या कंपैरेटिवली 1.9 टाइम्स हो चुकी है तो रुकावट भी 1.9 टाइम्स बढ़ गई होगी, तो जो एलिवेशन आएगा वो भी 1.9 टाइम्स ज्यादा आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? तो भैया इस बार वेंट ऑफ फैक्टर 2 नहीं आएगा, जैसे इसमें 2 आ गया था, इसमें 3 आ गया था, 3 गुना बढ़ गए थे।
तो 3 गुना ज्यादा रुकावट होगी थी, तो 3 गुना ज्यादा बड़ा एलिवेशन आया। लॉजिक पकड़ो ना, इस बार 3 गुना 2 गुना नहीं हुआ, इस बार कितने गुना हुआ, 1.9 टाइम्स हुआ। 100 का 190 हो गया, कितना हो गया 1 पॉइंट। तो इस बार वेंटो फैक्टर कितना है बोलो, 1.9। कितना है बोलो, समझ ही नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में। अब मैं तुम लोगों को एक सीधा फॉर्मूला देने जा रहा हूं कि पेपर में तो भैया कुछ नहीं करना, सीधा यही याद करके जाओगे सभी बच्चे बस इसको याद करोगे। ये मुझे समझाना पड़ता है बस, क्योंकि सीबीएसई कहीं कुछ ऐसा ना पूछ ले आप लोगों से जो इसके अंदर से हो, तो बताना पड़ता है फॉर्मूला, वो पहले वाली चीज समझानी पड़ती है। अब सुनो, तुम कोई भी केस करो, जैसे ये वाला था ना, NaCl का डेसोसिएशन कितना बोलो, 90%। NaCl का कितना बोलो, सीधा बोलूंगा I बराबर आएगा, दिखा देता हूं, 90% डिसोसिएशन ऑफ NaCl, 90% डिसोसिएशन ऑफ NaCl। बताओ I कितना आएगा, 1 प्लस में। अब N कितना लेना होता है, जैसे NaCl में 2 पार्टिकल हैं तो 2 लेंगे, MgCl2 में 3 पार्टिकल है तो 3 लेंगे, AlCl3 में 4 पार्टिकल हैं, Al3 प्लस और Cl माइनस 3, तो आइस का 4 लेंगे बस। इस आइस का 4 क्या करेंगे, 4 ले रहे तो फिर कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। ये सारी कहानी तब है जब क्या है 100% डेसिएशन, तो AlCl3 ना 4 गुना बढ़ जाते हैं। अगर 100% डेसिएशन है, NaCl दुगने हो जाते हैं, इसलिए 2 ले लिया। लेकिन अगर 100% नहीं है तो फिर दुगना, तो NaCl का ही I कोई फिक्स नहीं है कि 2 ही लेना है। आप पूछेंगे कि कितने प्रतिशत का डेसिएशन है, अगर 100% है सीधा कर दीजिए हिसाब किताब, 2, 3 और 4। नहीं आ रही बात समझ में। बट अगर पूरा प्रतिशत नहीं हुआ है डेसोसिएट, 90% हुआ है, तो क्या करोगे दक्ष, क्या करेगा, N की वैल्यू कितनी लेगा इस केस में, NaCl के केस में 2, माइनस में 1, अल्फा तेरा कितना है 90%, प्रतिशत में इसको डिवाइड करो, 90 बाय में 100, 90 बाय में 100 कितना आएगा 0.9। बताओ कितना आ गया, 1 प्लस में, ये 1 इंटू में 0.9, 0.9 आया। बोलो I की वैल्यू, बोलो कितनी आई थी, 1.9 थी कि नहीं, आ गया ना। सीधा इस फॉर्मूले को याद करो। कोई 100% हुआ इसका डेसिएशन, तो 100 पे तो वैसे तेरे को पता है 2 है, लेकिन मान लो फिर भी तुम्हें इससे करना पड़ जाए कैलकुलेट, तो अल्फा का 100% का मतलब बताओ क्या है, 100% का मतलब 100 बाय 100 यानी 1। अरे 100% का मतलब बोलो क्या हो गया, 1। निखिल 100% का मतलब 100 बाय 100 कितना हो गया, 1। अल्फा हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस में NaCl के लिए 2 रखोगे, 2 माइनस 1, 1 आएगा, तो 1 और 1 कितना आएगा 2। तो इस फॉर्मूले से तो 100% वाला भी निकल जाएगा। क्लियर है, चलो एक बार करते हैं लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। AlCl3 का अगर 100% डेसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन ऑफ AlCl3, चलो AlCl3 का 100% डिसोसिएशन, बातें नहीं, 1 प्लस में AlCl3 कंटेन्स 4 पार्टिकल, तो 4 माइनस 1, अल्फा कितना, क्योंकि 100% है, 100 बाय 100 यानी 1 आएगा बच्चों। तो 1 प्लस में 3 बोलो कितना आएगा 4। वैसे तो आप कहोगे सर मैं तो डायरेक्ट भी याद कर सकता हूं, अगर 100% आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कितने पार्टिकल सीधा लिख देना है। लेकिन अगर 100% इसका नहीं होता, इसका होता 80% डिसोसिएशन ऑफ AlCl3, जल्दी बोलो, 80% रेजोल्यूशन ऑफ AlCl3 मतलब अल्फा 80%, तो बोलो I कितना आएगा, 1 प्लस में कितने पार्टिकल है, 4, 4 माइनस 1, अल्फा कितना आएगा बोलो 0.8, 1 प्लस में 3 गुना में, कुछ पल्ले पड़ रहे हैं, तो 1 प्लस में 2.4, 3.4, तो I की वैल्यू देखो, मतलब पार्टिकल सब 4 गुना नहीं, क्योंकि सिर्फ 80% टूटा है, तो पूरे 4 गुना तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 3.4 गुना बढ़ जाएंगे, मतलब I की वैल्यू इस केस में 3.4 होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं आया समझ में अनुराग। तो मैं एक बात याद कर लेता हूं भाई, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सीधा I की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो अब आपका दूसरा सवाल यह बनता है, एग्जामिनर के क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो कितने प्रतिशत डेसोसिएट हुआ, कितने, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट की बात करेगा, NaCl, MgCl2, AlCl3 व्हाटएवर, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बोले आपको बस ध्यान रखना कितने प्रतिशत टूटा, तो जितने प्रतिशत टूटा वो तो अल्फा में पुट कर दोगे, और n कहां से लाओगे, जैसे NaCl का 2, MgCl2 का 3, AlCl3 का 4, वैसे n पुट कर दोगे और I कैलकुलेट कर लेना। अब मैं तो कह रहा हूं ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, सारी बात खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया बेंटो फैक्टर ने कहां से एंट्री मारी। अब आप लोगों को मैं एक चीज और बताऊंगा जो उसमें क्लास के वक्त शायद नहीं बताई होगी, नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मासेस की, है ना, वो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। लेकिन आप मुझे बताओ पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। वेंट ऑफ में किसी को अभी तक यहां तक में दिक्कत है तो जल्दी बोलो, श्योर, आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन एक चीज और वो पाते हैं, क्या बोलते हैं, जो वेंट ऑफ इस पे काम कर रहे थे वो एक चीज और पाते हैं, देखो क्या, इसको हम लोग, बस 5 मिनट की चीज है, इसको हम लोग अब यहां पर लेके आते हैं। क्लास, उन्होंने क्या पाया
कि कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ, कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि मैंने ना जैसे कि ये 100 मॉलिक्यूल्स इसके डाले C6H5COOH के, इसके 100 मॉलिक्यूल्स डाले और मैंने पाया कि जो एलिवेशन है, क्योंकि 100 के हिसाब से एलिवेशन मुझे लग रहा था 3 का आएगा, कितने का आएगा बोलो 3 का, लेकिन इसमें तो 3 का ही आया, लेकिन इसमें 6 का आया, इसमें 9 का आया। आप सोच लो 6 का 9 का क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पार्टिकल दुगने हो गए अंदर जाके, इसमें पार्टिकल 3 गुना बढ़ गए, इससे एलिवेशन भी 3 गुना बढ़ गया इसके कंपैरेटिवली। अब की मैंने पाया कि जब मैंने ये 100 लिए ना तो मेरा जो एलिवेशन आया वो आधा हो गया, मतलब कि 3 का था ना, मैं 3 का एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आया सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन। ऐसे में मैंने एक चीज और पाई कि इसका मतलब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अंदर जाके पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो, कम, मतलब कि पार्टिकल्स कभी कभी अंदर जाके बढ़ने की बजाय कम हो जाते हैं, वो एसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर बोलूं कि मेरे पास 50 पेन है और 50 पेन के ढक्कन है, तो पार्टिकल 100 है। अभी कितने पार्टिकल है 100, 50 खुले पेन है और 50 ढक्कन है। लेकिन अगर मैं 100 हो गए ना चीजें और मैं उन सबको ढक्कन ढक्कन से कंबाइन कर दूं तो मेरे पास आखिरी में कितने बचेंगे, सिर्फ 50 बचेंगे। तो ये कम होना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जैसे टूट रहे थे ना, ये जाके अंदर जाके टूट रहे थे, 100 के 100, 100 के 200, 100 के 300 हो रहे थे। अब ये 100 के 50 होंगे, कैसे होंगे आइए समझाता हूं। तो इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन जैसे कि मैं आपको बताता हूं, या तो डायमर बनता है या ट्राइमर बनते हैं। डायमर हो गया, ट्राइमर हो गया। तो डायमर कैसे बनता है दिखाई दो मैं आप लोगों को। जैसे ये मॉलिक्यूल है, मेरे को नहीं लगता बातें करने को मुद्दा इस पे भी। इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको ही जानता है कि इसके ऊपर प्लस रहेगा, इतना ऑर्गेनिक सबको आता है ना। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, बातें मत करो। और ये वाले पे माइनस रहेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ऊपर से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक बना लिया, क्या बन गया बोलो, डायमर। तो मुझे बताओ 100 मॉलिक्यूल्स ऐसे जोड़े बनाने लग गए तो 100 मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिकल बन जाएंगे बोलो बाद में, 50। अरे जैसे 100 से 200 हुआ था तो मैंने 200/100 करके 2 बोल दिया था। 100 से 300 हुआ था तो मैंने 3 बोल दिया था। अब 100 से 50 होएगा तो 1/2 बोलूंगा ना। समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अब मेरा वेंटो फैक्टर कितना हो गया, 1/2। क्योंकि 1/2 क्यों, क्योंकि अंदर जाके पार्टिकल की संख्या बोलो क्या होगी, कम। तो कम हो गई तो रुकावट भी कम हो गई। पहले 100 पार्टिकल रुकते हैं, 50 ही रुकेंगे, तो एलिवेशन भी क्या हो जाएगा, कम होगा। 3 की बजाय कितने का होगा, 1.5 का होगा। तो मेरे जो आई की वैल्यू है ना वो कम होनी चाहिए 1 से, मतलब कि आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो, ताकि वो एलिवेशन को भी आधा कर दे। नहीं आए मेरी बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि डायमर के केस में वेंटो फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब खुद सोचो ट्राइमर के केस में कितनी हो जाएगी, ट्राइमर के केस में कितनी हो जाएगी, 1/3। लेकिन ये सब तब है, ये सब तब है जब क्या हो रहा है, कंप्लीट एसोसिएशन। क्या हो रहा है, ये सब तब है जब क्या बोलेगी, इन केस ऑफ कंप्लीट एसोसिएशन। बातें मत करिए, जो बच्चे तुम लोग बातें करते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन नहीं आता है। इन केस ऑफ कंप्लीट एसोसिएशन, तो भैया डायमर के केस में 100 चीजें 50 हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। ट्राइमर के केस में 100 चीजें 33 बन जाएंगी, मतलब 1/3 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बोलो, 3 मिलके 1 बना लेगा, फिर 3 मिलके 1 बना लेगा, तो पार्टिकल की संख्या 1/3 होगी, रुकावट भी 1/3 होगी, तो एलिवेशन भी 1/3 हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में सुधांशु? लेकिन अगर मुझे तुम एक बात बताओ, ये जो डायमर बना, ये डायमर कंप्लीटली एसोसिएट नहीं हुआ, क्या 90% एसोसिएशन हुआ है बस। कितना बोलो, अगर मान लीजिए इफ अल्फा इज 90%, दैट इज 90% एसोसिएशन ऑफ CH3COOH। सोचो कि ये 90% ही एसोसिएट हुआ, मतलब कि 90% ही मॉलिक्यूल्स ने बोलो क्या करा, एसोसिएशन करा। मैं रटवाऊंगा नहीं इसको, पहले समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। अगर 90% ने ही एसोसिएशन करा तो मुझे तुम बस ये बताओ, सपोज करो कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, सिर्फ 90 ने एसोसिएशन करा है, 90 ने एसोसिएशन करा है, तो मुझे बताओ 90 ने मिलकर क्या बना लिया होगा बोलो, 45 तो A2 मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए होंगे। अरे समझे नहीं भाई, 90 ने बनाए जोड़े तो 45 तो जोड़े बन गए, और अभी भी 10 ऐसे होंगे जो अलग होंगे। तो मुझे बताओ 100 पार्टिकल 50 हो गए या 100 पार्टिकल 55 हुए? समझ नहीं आया सर ये। अरे भैया जब कंप्लीट एसोसिएशन हुआ, क्या हुआ बोलो, कंप्लीट एसोसिएशन। ये सब बोलो क्या है, ये सब बोलो क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन। ये सारा का सारा कंप्लीट डिसोसिएशन के केसेस करा रहा हूं मैं ऊपर वाले। अगर कंप्लीटली डायमर हो गए, कंप्लीटली एसोसिएट कर गए, 100 के 50 बन जाएंगे। बट अगर कंप्लीटली एसोसिएशन नहीं, सिर्फ 90% एसोसिएशन है, तो 90 ने ही तो जोड़ा बनाया, बाकी 10 तो ऐसे ही रह गए।
तो 90 ने जोड़े बना के 45 पार्टिकल कर लिया और बाकी 10 ऐसे रह गए। तो 100 पार्टिकल 50 नहीं हुए, 100 पार्टिकल कितने हुए? 45 और 10 कितना? 55। तो कितना आएगा ऐसे में वेंटो फैक्टर? हर बार वेंटो फैक्टर पता मैं कैसे कर रहा हूं? 55 बाय में 100, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दे रहा हूं। देखो ना, 200 को 100 से करा 2 आ गया, 300 को 100 से करा 3 आ गया, इधर 50 को 100 से करा 1/2 आ गया, आधा हो गया, मतलब यही तो कर रहा हूं मैं। और बताओ जरा 55 को इससे करूंगा तो बोलो कितना आएगा? लेकिन मैं बार बार फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि इतना कॉम्प्लेक्स हमें नहीं करना है वेंटो फैक्टर, ये समझने के लिए जरूर करना है, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप जरूर करनी है ना वेंटो फैक्टर पे, ताकि हम लोग किसी कॉन्सेप्ट में ना फंस जाए वहां पर। तो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली इसको लेके, लेकिन हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद करके जा रहे हैं भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा आई बराबर में 1 प्लस में, यही था, यही था या कुछ और था? और याद रखना है डायमर के लिए 1/n आगे था, तो 1/n माइनस 1 क्लास डायमर के लिए n 2, ट्राइमर के लिए n 3, डायमर के लिए n 2, ट्राइमर के लिए n 3 हो जाएगा बच्चों। ध्यान सुनना बच्चों। तो मैंने क्या करा, जैसे कि यही वाला केस ले लेते हैं, आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं चाहे 100% एसोसिएशन बोले चाहे आपको 90% बोले, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मान लो बोले कि 100% एसोसिएशन इन केस ऑफ डायमर, इन केस ऑफ किसी चीज का डायमर हो रहा है 100% का एसोसिएशन हो रहा है। आई वैसे कितना आना चाहिए आपको पता है, डायमर हो रहा है 100% एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब आधा हो जाएंगे, 1/2 होना चाहिए ना। करके देख लेते एक बार आई कितना आएगा। तो 1 प्लस में डायमर के केस में 2 माइनस 1, अल्फा कितना बोलोगे? क्योंकि 100% तो 1 आएगा, तो 1 हाफ माइनस 1 सबको पता है हाफ आएगा, और अंत आंसर कितना आ गया? बोलो हाफ आ गया। मिल गया। अगर मान लो 90% एसोसिएशन बोले, 90% एसोसिएशन ऑफ डायमर का 90% एसोसिएशन हुआ है, तो बोलो आई कितना आएगा? 1 प्लस में, बच्चों सब बच्चे बताओ, 1/2 माइनस का 1, 90% है तो 0.9 आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 प्लस में, प्लस नहीं माइनस का हो जाएगा अब ये 0.9। सभी बच्चे बोलो कितना आंसर आया? 1 माइनस में 0.45, दिस विल बी 0.55। बोलो जो मैंने तुम्हें बोला था वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब सर ये इतना सारा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे रिजल्ट्स याद करने हैं। क्या आप लोगों को डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एसोसिएशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज इनफ फॉर द वेंटो फैक्टर, और कुछ भी नहीं है वेंटो फैक्टर के अंदर। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बिना वेंटो फैक्टर के कहानी नहीं बनेगी इस चैप्टर की। वेंटो फैक्टर आना ही चाहिए, नहीं आ रहा समझ में फिर बोल दो, क्योंकि इसके बिना पेपर में क्वेश्चन गलत होना है भाई। सब कुछ पढ़ जाओ, वेंटो फैक्टर खराब है, चैप्टर 0 है ये वाला, क्योंकि आएगा ही क्वेश्चन वेंटो पे। हालांकि आप लोगों को इस बार बड़ा आसान सा आ रखा है, बोला था आप लोगों के केस में कि MgCl2 सॉल्यूट है, MgCl2 सॉल्यूट है और कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो आप लोगों को दिख रहा था वो डिसोसिएट हो रहा है MgCl2, तो कंप्लीटली हो रहा है, तो I3 होएगा। फिर भी बच्चों ने अगर डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद करा तो क्या करता? n को 3 रखता है MgCl2 के लिए, और अल्फा को कितना रखता? 100% यानी 1 रखता। सॉल्व करता तब भी 3 ही आता उसका, क्योंकि 1 प्लस में 3 माइनस 1 2 होता, तो 1 प्लस 2 3 आता उसका। आता कि नहीं आता? तो वेंटो फैक्टर डालना बहुत जरूरी है सभी फॉर्मुलों में। अब जो हमने फॉर्मुले पढ़े थे सब में क्या लग जाएगा? सभी फॉर्मुलों के आगे आई लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बोलो आई, क्योंकि इसके बिना फॉर्मूला अधूरा है। फॉर्मूला गलत आंसर करेगा आप लोगों का, क्योंकि उसने ये पाया कि जब मैं इसके 100 मॉलिक्यूल डालता हूं, इसके 100 सब में एक जैसा एलिवेशन नहीं आता। एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंदर जाके वो टूट रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं। मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, मेरे सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाके टूट रहे हैं या मतलब डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं, इससे डिसाइड होगा कि एलिवेशन ज्यादा आएगा या बोलो क्या आएगा? कम आएगा। समझ आ रहा है? तो भैया 3 बातें दिमाग में सेट करके जाओ एग्जाम के लिए। 3 बातें क्या वो सुन लो इन शॉर्ट। 3 बातें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं मैं। मेरे सॉल्यूट के साथ क्या क्या हो सकता है, सुन लीजिए। सॉल्यूट के साथ क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट हो सकता है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो सकता है? अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हुआ, कहानी खत्म, सीधा आई की वैल्यू 1, छोड़ो कुछ नहीं करना, जैसा फॉर्मूला है वैसे चलता रहेगा। कनिष्का नहीं आ रही बात समझ में? अगर मेरा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बोलो? तो 2 चीजें होने वाली हैं, या तो वो डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा। या तो वो अंदर जाके बढ़ेंगे टूट के, या अंदर जाके वो घटेंगे। ये वो हैं जो अंदर जाके सेम रहते हैं, 100 हैं तो 100 ही रहेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आई की वैल्यू 1।
लेकिन या तो ये अंदर जाके 100 से बढ़ जाते हैं या ये अंदर जाके 100 से घट जाते हैं, मतलब या तो डिसोसिएट होते हैं या बोलो क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। सभी बच्चों को दिमाग में एक फॉर्मूला याद करके जाने कि डिसोसिएट का मतलब है I इज इक्वल टू 1 प्लस में n-1 टाइम्स ऑफ अल्फा, और बस इसको लगाना आना चाहिए, इसको लगाना आना चाहिए। सर कैसे लगाऊंगा, मेरे को कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बोलो और परसेंटेज बोलो को निकल जाएगा भाई। मैं आप लोगों को बोल दूं मेरे पास MgCl2 है विद 80% ऑफ डेसोसिएशन, 80% डेसोसिएशन ऑफ MgCl2। बताओ n कितना लोगे, n कितना लोगे 3, MgCl2 के लिए n लोगे 3, अल्फा कितना लोगे 0.8, खत्म कहानी। कर लेंगे कैलकुलेट आई को, 100% आया तो बस अल्फा को मैं 1 ले लूंगा, बस मैं तो इतना याद कर रहा हूं। नहीं आया समझ में? इसके बाद इसका बोलो आई कितना होगा, हमेशा 1 प्लस में, इसमें दो ही केसेस आने वाले हैं डाइमर के लिए। फॉर डाइमर बस n आपको 2 लेना है और फॉर ट्राइमर आपको n3 लेना है। इसके अलावा एसोसिएशन में कोई केस नहीं आता, या तो डाइमर या बोलो क्या, वो बोलेगा डाइमर बन गई चीज है या ट्राइमर बन गई, मतलब 2-2 जुड़ के एक बन गया, जोड़े बन गए, या फिर 3-3 जुड़ के एक बन रहा है बेसिकली। समझ में आ रहा है? तो वो ट्राइमर के केस होता है। लेकिन वो आपको पूछना है कितना प्रतिशत एसोसिएट, 100% एसोसिएशन, 80% एसोसिएशन, 90% एसोसिएशन, एसोसिएशन बताओ कितना हुआ। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन 1 मार्क का बहुत ज्यादा पूछा सीबीएसई ने, बहुत ज्यादा। वो कहता है कि बताइए जरा, जब एसोसिएशन होता है तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से क्या होती है, बड़ी या छोटी या बराबर 1 के। जब डिसोसिएशन होता है, अगर डिसोसिएशन हुआ तो पार्टिकल्स हमेशा बढ़ेंगे, पार्टिकल्स हमेशा बढ़ेंगे। तो हमेशा डिसोसिएशन के केस में वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, हमेशा डिसोसिएशन के केस में वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले, चाहे 2.5 मिले, चाहे 1.5 मिले, लेकिन 1 से बड़ी मिलेगी। और जब जब एसोसिएशन हुआ है, जब जब एसोसिएशन हुआ है, तब तब आई की वैल्यू 1 से बोलो क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। नहीं आया समझ में? दूंगा एक क्वेश्चन, मैं सिर्फ आप मुझे वेंटो फैक्टर बता देना, मुझे आपसे वेंटो फैक्टर बता देना इसका। आप लोगों को एग्जामिनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ लिंक करके वेंटो फैक्टर पूछेगा। अब ये चीजें जो हम रिवीजन में सीखेंगे अलग से, ठीक है? एनसीईआरटी में नहीं आपको क्वेश्चन दिए बैक साइज में, लेकिन ऐसा वो कर सकता है बिल्कुल आपसे। बताओ क्या आंसर आएगा। मानता हूं मैंने आपको भी ऐसा नहीं करवाया है, लेकिन क्या आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं? कितने हैं? पहले का 3.4 बोल रहे हैं भाई, आप सबको भी ऐसा लगता है? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर तुम थोड़ा सा तसल्ली से सोचते इसमें, भाई इधर 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 इधर, अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचते तो आपको पता है अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक ठाक पड़ा हुआ है। वैसे तुम लोग एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन पूछता हूं AlCl3, तो मैं खुद नहीं लगता 3 वैलेंसी उसकी होती है और 1 वैलेंसी उसकी होती है। तो जब ये मिलता है तो आपको पता है बाहर के काउंटर आयन होते हैं, बाहर के काउंटर आयन होते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा और अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअली में इस पूरे के ऊपर 3 प्लस रहा होगा, तब जाके इसके साथ 3 Cl- जुड़े, तब जाके न्यूट्रल हुआ। समझो मेरी बात को। तो टोटल इसके पास जो आयंस है ना वो 4 हैं, 3 Cl के और 1 पूरा ये। और किसी को लगे सर मुझे तो ये तोड़ के बताओ कैसे टूटेगा, तो यार देखो एक सिंपल सी चीज है, तुम्हें पता होना चाहिए एंटिटी पूरी है और वही काम करो, जो इसके नीचे नंबर है वो उसकी वैलेंसी है, जो इसके नीचे नंबर है वो
तो मुझे बताओ ये कितने चार्ज के साथ है, बोलो। अरे ये कितने चार्ज के साथ है, 3+, और वो कितने चार्ज के साथ है, Cl-। कितने Cl-, 3 Cl-। बोलो पार्टिकल्स कितने, पहले तो पार्टिकल्स बताओ, 3 और 1 4। अगर ये पूरा 100% डेसिडेट हो रहा होता ना, मैं सीधा I4 मान के इस क्वेश्चन को करता। समझे? अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे नहीं कुछ मर्जी आई ले लिया, आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि इसके अंदर से कितने आयंस निकलेंगे। सर ये 3 इधर है तो उसके ऊपर चार्ज है, और ये 1 इधर है तो इसके ऊपर चार्ज है। तो सर पार्टिकल्स पे मैंने चार्ज लगाया, फिर मैंने देखा 3 Cl है, तो 3 पार्टिकल ये रहा, 1 पार्टिकल ये रहा, टोटल 4 पार्टिकल है। मैं नहीं कह रहा I4 है, I4 तब होता जब ये 100% डेसिडेट होता। आप समझ में आ रहा है? तो आप लोग बोलेंगे सर डेसिडेशन का तो केस है, तो पक्का I का वैल्यू क्या लगाओगे, 1+ में n-1 अल्फा, तो दिस विल बी 1+ में n कितना बच्चों, 4 होएगा, माइनस में 1, अल्फा की वैल्यू कितनी बोलो, 0.8। दिस विल बी 1 into में 3 into में 0.8 विल बी 3.4। सो I विल बी एज अ 3.4 फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं आए बात समझ? आई कुछ क्लैरिटी इसको लेके? अब दूसरा वाला सुनो, दूसरा वाला बताओ, अब खुद सोचो भैया, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो उसकी वैलेंसी 2 किसकी है, बोलो इसकी, और 1 इसके इधर है तो वो उसकी। तो आप जानते भी हो कि पोटेशियम पे 1 आता है और उसके ऊपर 2 माइनस का आएगा। बच्चों प्लीज मुझे बताओ, 2 पोटेशियम है तो 2 कर दो, और ये 1 रहेगा, बराबर है। बोलो n कितने, 3 है, और 100% डेसिडेट है, तो सीधा बता दीजिए I की वैल्यू कितनी होगी। आप चाहो तो I को डायरेक्टली 3 बोल सकते हो इस केस में, क्योंकि 100% डेसिडेट है। देख लो बस कितने टूट के बन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। और मान लो कि फिर भी तुमने अगर इस रूट से जाने की कोशिश करी, अगर तुमने इस रूट से जाने की कोशिश करी, तो तुम बोलोगे n कितना आएगा, 3 माइनस में 1, क्योंकि 100% डेसिडेशन है तो अल्फा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+ में 2, यानी आंसर आ जाएगा 3। इस केस में I 3 आएगा। नहीं आ रहा समझ में सर अभी भी? इस केस में कितना आएगा बोलो, क्योंकि सेम केस है, तो n आप लोग लेंगे 3 माइनस में 1, क्योंकि 0.9 आ जाएगा, तो 1+ में 2 गुना में 0.9 आ जाएगा बच्चों, 1+ में 1.8 आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिली इस चीज को लेके या नहीं मिली? भी पक्की बात है? तो वेंटो फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया? मैं तो कह रहा हूं कुल मिला के इस चीज को याद कर लो। आइडियल नॉन आइडियल नहीं कराऊंगा आज मैं, वेंटो पे कुछ बात सारी बातें फाइनलाइज करने वाला हूं। आप लोग मुझे बताओ, ये वाली बातें आपको समझ में आ चुकी है? ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है? अब क्या करोगे क्वेश्चन में, सबसे पहला आपका काम क्या होगा आदर्श, देखना कि सॉल्यूट किस कैटेगरी का है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है भैया, मजे आ गए, I1। और आपको कैसे पहचान करनी है वो सुन लीजिए। जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी आपके बोलो क्या है, अगर बोले ग्लूकोज डाला, फ्रुक्टोज डाला, लैक्टोज डाला, सुक्रोज डाला, कोई भी बायोमोलिक्यूल, I1 ले लेना सीधा। ये नहीं डेसिडेट होते। जितने भी एसिड डालेंगे जो ये इनऑर्गेनिक होते हैं, NaCl, MgCl2, AlCl3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, टूटते हैं या एसोसिएट होते हैं। एसोसिएट में हमेशा कार्बोक्सिलिक की एंट्री करवाएगा, कार्बोक्सिलिक डाइमर बनाते हैं। हो जाएगा याद, ये कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं डेसिडेशन है तो ये फॉर्मूला लगाओ, एसिडेशन है तो ये फॉर्मूला लगाओ, कहानी खत्म है। हो पाएगा? एन और अल्फा ढूंढ पाओगे? चलिए अब एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए। अभी पूरा खत्म करूंगा वेंटो फैक्टर में। एक एक बात जो मुझे पता है कि आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बात मैं आपसे कर लेता हूं अभी के भी। अब आप लोग मुझे बताओ, यहां तक का सिनेरियो सारा कुछ डन है, तब मैं अगली वाली बात ऐड करूंगा, क्योंकि वो नई बात है जो आपने नहीं पढ़ी हुई है। तो यहां तक की सारी बात क्लियर होती है। अच्छा, अब आप लोग याद करें, मैं लास्ट क्लास आप लोगों से एक बात कर रहा था कि मान लो कि मैं ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, मतलब क्या क्या फॉर्मूले बनाए हैं, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई इज इक्वल टू में, और वो वाला भी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट। बच्चों बातें मत करो, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगने हैं और चीज खत्म हो जाएगी। अब फॉर्मूला बदल चुका है, अब सब में आई आएगा, और हमेशा पहले आई को देखना है, उसके बाद अच्छा और तो कुछ बचता नहीं फॉर्मूले में यार। आई तुम्हें निकालना आ गया, के बी के एफ ये सब कुछ तो गिवन करता है वो। और मोलैलिटी के अंदर तुम्हें क्या चाहिए होता है, मोलैलिटी, या मोलैलिटी में बताता है कितना सोल्यूट डाला, उसका मोलर मास क्या है, कितने सॉल्वेंट में डाला, वो सब इंफॉर्मेशन देगा, तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कराई गई हैं, इनका क्या पर्पस है, इनसे क्या एप्लीकेशन है इनका। बहुत बढ़िया, मोलर मास निकालने के लिए। अच्छा है, अब याद कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर यह कहा कि मान लीजिए, मैंने आपको ये कहा था कि मान लीजिए कि आज मुझे ना इस दुनिया में एक नया बायोमोलिक्यूल मिला कोई, मुझे उसका मोलर मास पता लगाना, मुझे नहीं पता उसका मोलर मास क्या है। मोलर मास होता है कि उसके एक मोल का मास कितना है। आप समझ लीजिए कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना है। जैसे कि आप लोग ये बोले कि ग्लूकोज होता है ना,
ग्लूकोज का तो आपको पता है 6 कार्बन का 72 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका 96 हो गया, 180 आ जाएगा। वैसे ही मुझे इस दुनिया में आज कोई एक नया बायोमोलिक्यूल मिला है, समझो ये कोई नया बायोमोलिक्यूल मिला है मुझे, ये कोई एक नया बायोमोलिक्यूल मिला है मुझे, और मुझे नहीं पता कि इसका मोलर मास कितना है इसका। सो वी कैन एबल टू फाइंड इट्स मोलर मास, और मोलर मास निकलते के साथ ही ना हमें आइडिया लग जाता है कि उसका मॉलिक्यूल कैसा बना हुआ है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? आइडिया लगने लग जाएगा ना। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, उसका क्या तरीका मैंने तुम लोगों को बताया था, ढंग से सुनना, क्योंकि यहां पर आपको कुछ नई चीज ऐड होने वाली टॉपिक के अंदर जो आपने पहले क्लास में नहीं पढ़ी, आपको शायद नहीं पता होगी, इसे ढंग से सुनिएगा। तो आपने यहां पर एक बायोमोलिक्यूल डाला और आप उसको डालेंगे, मान लीजिए आपने डाला 5 केजी पानी के अंदर। अच्छा कितने ग्राम डाला वो भी आपको पता होगा, मान लीजिए 10 ग्राम डाला। अरे मास तो पता ही होगा, कितने पानी में डाला ये भी पता होगा, पानी का ये भी पता होगा कि उसका केबी कितना है या केएफ कितना है, क्योंकि केबी केएफ क्या होता है कि वो जब उसमें 1 मोल पर केजी कोई चीज डालते हैं तो कितना एलिवेशन वो अपने अंदर लाता है, तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। पता होता है कि नहीं पता होता? तो मुझे तुम सारी कहानी बताओ कि तुमने अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया होता, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू में केबी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बोलो क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो तुम मुझे बताओ पानी पहले कितने पे बॉईल हो रहा था? अरे 5 मिनट की चीज है अर्चित, पानी पहले कितने बॉईल हो रहा था? 100 पे। लेकिन तूने जैसे ही इसमें 10 ग्राम ये डाला होगा, अब 100 पे नहीं हुआ होगा, अब 102 103 पे गया होगा। तो तेरे को एलिवेशन पता लग गया, यानी तेरे को डेल्टा टीबी पता लग गया। गर्म तो तुम ही कर रहे हो ना इसको। तो 100 पे हो रहा था पहले, फिर 101.5 पे हो रहा है, 102 पे हो रहा है, 103 पे हो रहा है, तो एलिवेशन पता लग गया। दूसरी चीज तुम्हें केबी पता है, सॉल्वेंट का फीचर तुम्हें पता है कि उसमें कितना एलिवेशन आता है 1 मोल पर केजी डालने पे, तुमने कैलकुलेट करा हुआ कई बार। सॉल्यूट का मास पता है? पता है। सॉल्यूट का मोलर मास नहीं पता, निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट पता है? जब सारी वैल्यू पुट हो जाएंगी तो आपको पता लग गया उसका मोलर मास कितना है, लग गया पता। मतलब कि मैंने उसके अंदर बस कुछ ग्राम वो डाला, सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कुछ ग्राम सॉल्यूट डाला और मुझे इससे ये पता लग गया उसके एलिवेशन को चेक करके, इसके इतने ग्राम के डालने से, उसके 10 ग्राम के डालने से इसमें इतना बड़ा एलिवेशन आया, तो उसका मोलर मास कितना होगा उसका मैं कैलकुलेशन कर लूंगा। तो यहां से मुझे क्या निकल के आएगा, सब बच्चे बताओ, यहां से मुझे क्या निकल के आएगा, बोलो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने ये सीखा था कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मेरी मदद करेंगी किसी भी एक अननोन सब्सटेंस के मोलर मास को निकलवाने में। एग्री करते हो कि नहीं करते? बातें नहीं, किसी भी एक अननोन सब्सटेंस के मोलर मास को निकालने में मेरी मदद करेंगे। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई सॉल्ट है, उसका मोलर मास कितना, मैं यहां से एक सॉल्ट ले लूं, मुझे नहीं पता उसका मोलर मास कितना है, लेकिन उसको मैंने पानी में डाला और मैंने रिकॉर्ड किया कितने का एलिवेशन आ गया, वो एलिवेशन यहां पुट करा, पानी का केवी पुट करा, मैंने कितना मास डाला था वो पुट करा, कितने में डाला था वो पुट करा, और यहां से कैलकुलेट करके मोलर मास निकाल लिया। क्लियर हुआ? लेकिन अब आप एक बात सोचिए, जब तक वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में नहीं पता लगा था, कुछ केसेस में जो एलिवेशन आ रहा होगा, समझो मेरी बात को, हमारे आंसर्स गलत आ रहे होंगे। सोचो क्यों? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक इसमें आई नहीं आया, अगर जैसे मान लो कि NaCl का आई 2 है, अगर मैं आई 2 ले रहा हूं तो अलग आंसर आएगा, और मैं अगर आई को 2 ना लेके उधर कुछ रखू ही ना तो मेरा आंसर अलग आएगा कि नहीं आएगा? एक्चुअली में जो ये गलती हो रही थी, सुनो सुनो सुनो, बोलो मत बीच में, और बच्चों को दिक्कत हो रही है, आप ध्यान से समझो इस चीज को। मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में नहीं पता था, आप बच्चे बताइए, अगर वेंट ऑफ फैक्टर पता है तो मैं यहां पर NaCl के लिए 2 रखूंगा, और नहीं पता है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं रखूंगा। तो ऐसे में मेरा जो कैलकुलेशन आएगा मोलर मास का, वो अलग आंसर देगा कि नहीं देगा? जो एक्चुअल है वो मैच तो नहीं करेगा ना, जो एक्चुअल उसका होगा उससे अलग आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबीएम, और जब तक वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में नहीं पता था तब तक ये फॉर्मूला नहीं था, इसमें आई था ही नहीं। तो तुम NaCl के लिए 2 नहीं ले रहे थे यहां पर, तो तुम्हारा जो आंसर आता मोलर मास का वो भी गलत आता कि नहीं आता? डेफिनेटली गलत आता। उस मोलर मास को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि वो गलत मोलर मास है। कैसा मास है बोलो? गलत मोलर मास है। नहीं आया समझ में कार्तिक? क्यों गलत है सोचो ना, क्योंकि जब तक तुम्हें वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में नहीं पता था तब तक तुम इन फॉर्मूलों को ऐसे ही चलाए जा रहे थे। एक्चुअली में इन केस ऑफ NaCl, खुशी, इन केस ऑफ NaCl यहां पर कितना होना चाहिए? 2। इन केस ऑफ AlCl3 यहां पर कितना होना चाहिए? 4। MgCl2 में 3 होना चाहिए। बट अगर तुम उसको नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा जो मोलर मास का आंसर आ रहा है वो भी तो क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। ये जो गलत आंसर आ रहा है ये है आपका एबनॉर्मल मोलर मास। क्या है बोलो? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और उन्होंने एक चीज और पाई, इन्होंने क्या पाया कि जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है ना, वो निकल सकता है मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास की रेशियो के जरिए।
अब ये तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि अभी इस केस में तुम लोगों का कुछ एबनॉर्मल मोलर मास आया होगा, अब उसमें कितने का फर्क आएगा? जैसे NaCl में यहां पर 2 लेता तो कुछ आता और 2 नहीं ले रहा तो कुछ और आ रहा है। अच्छा, फर्क कितने का आएगा? या तो मेरा एबनॉर्मल मोलर मास जो आया होगा वो आधा आ गया होगा, दुगना आ गया होगा। मैं मैथमेटिक्स पे जा ही नहीं रहा, मैं तो एक बात कह रहा हूं कि अगर मैं NaCl के लिए 2 लेता तो कुछ आंसर आता और 2 नहीं लिया तो कुछ और आंसर आया होगा। अब जो आंसर आया होगा मोलर मास का वो या तो दुगना आया होगा या उससे आधा आया होगा जितना आना चाहिए था। एग्री करते हो कि नहीं करते? समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं AlCl3 के लिए एग्जैक्टली फॉर्मूला जानता तो मैं यहां पर 4 लेता, और सोचो मैंने 4 नहीं लिया तो मेरा जो मोलर मास का आंसर आया वो थोड़ा 4 गुना कम आया बेसिकली। अगर होता मेरे को AlCl3 का पता, आई का पता होता तो मैं यहां पर 4 लेता और मोलर मास 4 गुना ज्यादा आना चाहिए था। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? बट मैंने नहीं लिया तो मेरा जो आंसर आया होगा वो एक तरीके से जितना आना चाहिए था उससे 1/4 ही आया होगा। तो वो मेरा जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो गलत है, और वो जितना गलत है ना वो एक्चुअली में उस वेंटो फैक्टर का अंदाजा मुझे दे देता है, उस वेंटो फैक्टर का अंदाजा मुझे दे देता है। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी का फॉर्मूले का इसका आंसर बताती है कि आई की वैल्यू इन दोनों की रेशियो से भी पता लग सकती है। किससे? रेशियो में क्या रखा था इन्होंने? एबनॉर्मल ऊपर है नीचे? नीचे होगा ना। और ऊपर क्या था? एक्चुअल मोलर मास अपॉन में देखो एनसीईआरटी में एक बार एग्जैक्ट देख लो, गलत नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी से बच्चे के पास है एक लास्ट शिफ्ट दूंगा मैं, खत्म हो गया ये। तुम्हें समझ ही नहीं आया ना एबनॉर्मल क्या है? किस बच्चे को डाउट है अभी भी कि सर एबनॉर्मल मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एबनॉर्मल क्या चीज है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास यही है। एक्चुअल बोल दूं या क्या बोल दूं? बोलो। अरे यही तो बात आएगी। तुम सोचो ना, एक बात सुनो, आखिरी बात सुनो, तुम लोग एक बार ही पकड़ जाओगे इसको। AlCl3 का आई कितना होता है? बादल, AlCl3 का आई कितना होता है? 4। अगर तू यहां पर आई के फॉर्मूले को जानता तो तू यहां पर 4 रखता ना, तो आई रख के यहां पर 4 पुट करता ना, तो तेरा जो मोलर मास आता वो बिल्कुल सही आता और वो वैल्यू में आता, कुछ 4 गुना में कुछ आता। लेकिन तूने इसको नहीं लिया, तूने इसको नहीं लिया तो तेरा जो मोलर मास का आंसर आया वो 4 गुना कम आया, 4 गुना। तो अगर मैं नॉर्मल मास को एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा वेंटो फैक्टर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये फॉर्मूला बस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास से उतने ही टाइम्स कम आता है बेसिकली जितना उसका वेंटो फैक्टर होता है, जितना उसका। ये बात आपको पकड़ में आई? वाली लाइन जो मैंने बोला, क्या बोला मैंने? एबनॉर्मल मोलर मास उतने ही टाइम्स कम आएगा नॉर्मल मोलर मास से जितना उसका वेंटो फैक्टर, क्योंकि वेंटो फैक्टर तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एक्चुअल वैल्यू में और एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू में। क्लियर है कि नहीं? 4 होना था बट 4 नहीं लिया तो एबनॉर्मल मोलर मास 1/4 आएगा जितना एक्चुअल था। तो एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू उतने ही टाइम्स कम आ रही है नॉर्मल मोलर मास से जितना उसका वेंटो फैक्टर है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, उसने एक और फॉर्मूले में एडिशन करने की कोशिश करी कि वेंटो फैक्टर को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बस खत्म बच्चों। भाई ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड, जैसे कि मुझे तुम बताओ, जब तक तुम्हें वेंटो फैक्टर के बारे में नहीं पता था गीतांजलि, जब तक वेंटो फैक्टर के बारे में नहीं पता था तुम्हें क्या लग रहा था? इसका आंसर 3 आएगा ना, बट तुम्हारा आंसर 6 आ गया। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? बोलो 6। तुम्हारा आंसर आ गया 9। तुम्हारी कैलकुलेशन कह रही है कि भैया जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले में? ये वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो मेरा आंसर 3 कह रहा है कि 3 आना चाहिए, बट मुझे कितना मिल रहा है? 6। मुझे कितना मिल रहा है? 9। तो मैंने तुम्हें क्या लॉजिक बताया? क्योंकि अंदर जाके पार्टिकल दुगने हो गए, या बोलो क्या हो गए? तिगने। वो कह रहा है कि सिंपल एक काम करो, अगर तुम्हें वेंटो फैक्टर का अंदाजा लगाना है, आप बस ये देखो तुम्हें कितना मिला और तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू कितना था। तुम्हें 6 मिला, कैलकुलेटेड 3 था, तो 6/3 कर दो, 2 आ जाएगा आंसर, 2 हो गया वेंटो फैक्टर। यूज नहीं करना बिल्कुल भी क्वेश्चंस के अंदर इसको, बिल्कुल भी। ये बस इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला मेंशन है, कोई भरोसा नहीं सीबीएसई का एमसीक्यू में फॉर्मूला उठा के दे दे, बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। समझ रहे हैं बात को? तो वहां ना फंस जाए और आप ये ना कहें कि सर एबनॉर्मल मोलर मास आपने नहीं बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये फॉर्मूले शुरू में बने थे तब वेंटो फैक्टर्स इन फॉर्मूलों में एक्चुअली में नहीं था। तब हमारे जितने भी आंसर्स आ रहे थे वो कभी कभी सही आ जाते होंगे। क्यों? जब हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते होंगे सही आ जाते होंगे, बिकॉज उनका I1 होता है। लेकिन जब जब मेरा कोई इलेक्ट्रोलाइट होता होगा तो मेरा आंसर आता होगा गलत। मेरा आंसर क्या आता होगा? गलत। मेरा मोलर मास भी गलत आता होगा, उसको बोलता है एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरी बात, जो मेरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आती होगी वो भी गलत आती होगी। एग्जैक्टली है कि नहीं? वो भी गलत आती होगी। तो वो यही कहना चाह रहा है कि आपको वेंटो फैक्टर का अंदाजा बस कैसे लगाना है?
जो नॉर्मल मोलर मास है डिवाइड कर दो एबनॉर्मल मोलर मास से, आपका वेंटो फैक्टर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको ये पता है कि मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 6 मिली और एक्चुअल में मिलनी मतलब कैलकुलेशन से इतनी मिल रही थी, तो डिवाइड करो, 2 मिल गया, इन दोनों को डिवाइड करो, 3 मिल गया। समझ रहे हैं बात को? ऑब्जर्व्ड कितना है? ऑब्जर्व्ड है सर 9, ऑब्जर्व्ड है सर 9, कैलकुलेशन कह रही है 3, सोचो क्यों कह रही है? ऑब्जर्व्ड है 9, कैलकुलेशन कह रही है 3, कह रहा है वेंटो फैक्टर 3 होगा भाई, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम्हारी कैलकुलेशन 3 कह रही है बट आंसर 9 आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि 3 उसका वेंटो फैक्टर, 3 उसका 3 गुना का रिजल्ट बना दे रही है वो। अब जो मैंने लास्ट में तुम्हें 2 चीजें ऐड करी है ना बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं होगे वेंटो फैक्टर को लेके, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वेंटो फैक्टर में एक्स्ट्रा पार्ट है जो तुम्हें बस पता होना चाहिए था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? को पूछे कि व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, सो अब क्या बोलेंगे? व्हेन इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन नॉट कंसीडर द वेंटो फैक्टर, देन द मोलर मास, द कैलकुलेटेड मोलर मास विल सेट टू बी द एबनॉर्मल मोलर मास। जब मैं वेंटो फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहा होता फॉर्मूले के अंदर, उस वक्त जो मोलर मास निकल के आता है वो कैसा आता है बोलो? एबनॉर्मल मोलर मास। और कभी कभी एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास बराबर मिल सकता है, जब हमारा क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तब दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएंगे तो आपको पता लगेगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं बार बार। तो ये तो एडिशनल चीज है, ये आए ना आए इतना टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे बार बार एक बात कहूंगा, क्योंकि मैं कल आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, बैक एक्सरसाइज की बहुत अच्छे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कल। तो आप लोगों को यार कल ना इस पार्ट में मत फंस जाना जो मैंने ये वाला करवाया, ये पार्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है? हमारा नहीं, कल हमारा 1 घंटा लगता है, आज हमारा लग गया, बहुत बढ़िया है। तो आप लोग मुझे बताइए वेंटो फैक्टर को लेके अब तो नहीं फंसोगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं इसके बिना नहीं करा पाऊंगा चैप्टर में आप लोगों को। तो वेंटो फैक्टर में फाइनल लाइन बोल रहा हूं, उसके बाद फिनिश करते हैं आज की क्लास। सॉल्यूट पे ध्यान देना है, सॉल्यूट या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा या बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आई सीधा 1, और कैसे पहचानोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट? या तो बोलेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या बोलेगा कोई बायोमोलिक्यूल है। समझ रहे बात को? बायोमोलिक्यूल, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, कुछ भी बोलेगा सीधा बोल देंगे I1 होगा। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो वो पक्का आपको उस इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला भी मेंशन करेगा और बताएगा कितना % का डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, मतलब कि आपको अल्फा भी बताएगा, और आपको जो मॉलिक्यूल देगा उससे आपको n पता लग जाएगा। जैसे MgCl2 का 3, AlCl3 का 4, NaCl का 2। गेट माय पॉइंट? तो उसके जरिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस n पुट करने और अल्फा पुट करने, आंसर आ जाएगा। व्हेनेवर इट सेज अ कंप्लीटली डिसोसिएटेड, परसेंटेज नहीं देता उस केस में, स्वाभाविक है, समझदारी है, खुद की कॉमन सेंस है। कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब अल्फा 100% है। इज दैट क्लियर टू योर नॉट गाइस? तो वेंटो फैक्टर डन, पक्का करके आ जाओगे। सारे फॉर्मूले जितने भी कराए हैं, ये कल का आपका काम है, कल ही हमारी केमिस्ट्री क्लास है, आप सारे फॉर्मूले पढ़ के आएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ के आएंगे। सिर्फ एक चीज आप नहीं भी करके आओ चलेगा, या कर आओगे तो बहुत बढ़िया है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस मैंने कराया था, मैं उसकी वीडियो आपको ग्रुप में भेज दूंगा, कर आओगे तो बढ़िया रहेगा, हम सीधा क्वेश्चंस बनाएंगे बच्चों। कर आओगे तो उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा, बाकी की सारा आप लोग पढ़िए और कल क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी आप जा सकते हैं। नमस्ते भाई।